हाँ जी मित्रों, सो सर अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ वेरी क्यूट ऐसे, क्यूट 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 आई थिंक इज द राइट वर्ड। अ वेरी क्यूट ऐसे, छोटा सा प्यारा सा ऐसे। एंड ये जो स्टैंडर्ड में हम चीज़ें सीखेंगे ये कई सारे टॉपिक्स में भी आपके इंटर रिलेट होंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ठीक है सर। इस ऐसे का नाम क्या है सर? ऐसे 210। ये किसकी बात करेगा सर? ये बात करेगा एग्रीइंग। एग्रीइंग क्या सर? एग्रीइंग द टर्म्स of audit engagement. Agreeing the terms of audit engagement. अब एक बात बताओ, जब मैं एज अ ऑडिटर क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि भाई मुझे क्लाइंट के साथ काम करना है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो क्या हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए? क्या मेरा और क्लाइंट का एग्रीमेंट होना चाहिए? आंसर इज यस। आप भी मुझे एक बात बताओ, कई बार आपके घर में जो एसी वगैरह रहेगा, ठीक है, या कोई भी और चीज रहती है, इनका क्या रहता है ना, इनका सर्विस एग्रीमेंट होता है। हाँ सर, सर्विस एग्रीमेंट होता है। तो जो सर्विस एग्रीमेंट होता है वो क्यों होता है सर? एग्रीमेंट होता है इस वजह से होता है क्योंकि उसमें ना सारी चीजें लिखी होनी चाहिए कि जो एसी वाला है ये साल में कम से कम 2 बार सर्विस करके जाएगा। ठीक है, बात तो सही है। तो एग्रीमेंट में एक बार चीजें लिख देने से ना एम्बिग्विटी नहीं रहती। एक बार चीजें रिटर्न में आती है तो एम्बिग्विटी नहीं होती, सामने वाला मुकर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट को ही ले लो। अगर मैनेजमेंट एग्रीमेंट में मान लेगा कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, तो कल को वो ये नहीं कह सकते यार मैंने नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। नहीं, तुमने कहा था तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना की, तो चुपचाप बनाओ। इवन एज अ ऑडिटर आपने मान लिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देने की, तो वो बातें होंगी। तो एग्रीमेंट में एक बार लिखने से एक श्योरिटी मिल जाती है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या कहता है कि जब भी आप अपना ऑडिट एक्सेप्ट और कंटिन्यू करोगे, वेन एवर एज अ ऑडिटर यू वांट टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू। सर एक्सेप्ट कब? जब आप फर्स्ट टाइम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो। कंटिन्यू का क्या मतलब है? यानी आप पहले भी कर चुके हो ऑडिट, यानी ऐसा कह दूं मैं लास्ट ईयर भी आप ऑडिटर थे। हाँ सर। तो अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट है तो एक्सेप्ट, लास्ट ईयर भी ऑडिटर थे तो कंटिन्यू। ये कहता है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू एन ऑडिट ओनली एंड ओनली। सारे बच्चे मेरे साथ ये बात लिखेंगे। ओनली एंड ओनली सर कब? व्हेन द बेसिस इज एग्रीड। व्हेन द बेसिस upon which it's performed has been agreed. अब कई बच्चों के मन में सवाल, सर क्या ये मैं यहां ले लूं? तुमको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच हैज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। ओनली का लीडर ले यार, ठीक है। अब सवाल आता है सर ये बेसिस क्या है? ये जो आपने हमको बेसिस वाली बात बताई, ये बेसिस होता क्या है ये भी बता दो। बेसिस में आती है दो चीजें सर। क्या? एक आता है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। पहली चीज है, ये कहता है कुछ प्री कंडीशंस हैं, ये होनी चाहिए। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है? देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मुझे बताओ कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में होगी? सर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एंड द ऑडिटर। यही तो पार्टीज हैं, इन्हीं के बीच में सर क्या होनी चाहिए? कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आपके मन में एक और सवाल आया, मैंने कहा क्या सर प्री कंडीशंस क्या होती हैं? कहीं ना कहीं ये जो प्री कंडीशंस आप बोल रहे हो, ये प्री कंडीशंस क्या होती हैं? इनको आप मान लो ऑडिटर की शर्तें हैं। ये कहीं ना कहीं शर्तें हैं, अगर आप इन शर्तों को पूरा करोगे तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। तो सारे बच्चे बताओ ऑडिटर की शर्त क्या होगी? ऑडिटर की शर्त क्या होगी? और प्री का मतलब क्या होता है सर? प्री का मतलब होता है पहले। तो ऑडिट से पहले क्या रेडी होना चाहिए? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक शुड बी रेडी बिफोर द ऑडिट? प्री कंडीशन, प्री मतलब पहले, तो ऑडिट से पहले क्या रेडी होना चाहिए? बता दो। ऑडिट फीस। कर दी ना बात, कर दी ना बात। ऑडिट फीस, ऑडिट किया नहीं, फीस चाहिए तुमको पहले, हैं?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी पहले जाओ। अब जब तुम ऑडिट से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या होना चाहिए अब बता दो मुझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या रेडी होना चाहिए, जिसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही नहीं सकते, बताना जरा। वेरी गुड, अजीम ने एकदम सही जवाब बताया, और भी मैं वेट कर रहा हूं बाकी बच्चे भी बताया। अर्शिया ने भी बिल्कुल सही बताया सर। एफआरएफ, कहीं ना कहीं ऑडिट से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले एफआरएफ। जो आपका एफआरएफ है, जो आपका एफआरएफ है, दैट एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल। तो एज अ ऑडिटर आप ये देखोगे एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। अब सर ये एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ कैसे पता चलती है? मैंने कहा 4 फैक्टर से। 4 फैक्टर से आपको ये पता चलती है। पहला फैक्टर क्या है? नेचर। ओ, अब नेचर किसकी, ध्यान से समझना सर। नेचर किस किस की देखनी है? नेचर आपने 2 चीजों की देखनी है, एक तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, दूसरा आपने देखनी है नेचर ऑफ द एंटिटी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर का क्या मतलब है? मैंने कहा 2 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होते हैं आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा सर? पूरा बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। दूसरे कौन से होते हैं सर? दूसरा ऑप्शन होता है इसमें आपके पास सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार आप चैट बॉक्स में मुझे खुद बता दो, व्हाट डू यू थिंक वुड बी मेंट बाय सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक हो गया कंप्लीट सेट, एक हो गया सिंगल। सिंगल का क्या मतलब होगा सर? क्या इसका यह मतलब है सिर्फ बैलेंस शीट? हाँ। सिर्फ पीएनएल? हाँ। सिर्फ कैश फ्लो? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड ये जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी के बारे में वी विल बी कवरिंग इन डिटेल इन योर एसे 805। एसे 805 में हम इन्हीं चीजों को कवर करेंगे। यानी सिर्फ एक कैश फ्लो का ऑडिट हो रहा है, सिर्फ एक पीएनएल का ऑडिट हो रहा है, सिर्फ एक बैलेंस शीट का ऑडिट हो रहा है, तो अगर एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है तो कैसे होगा, उसकी बात हम वहां करेंगे। समझ गए सर? अब सर ये एंटिटी से कैसे फर्क पड़ेगा? एंटिटी से कैसे फर्क पड़ेगा? तो 2 तरीके की एंटिटी होती है, एक होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड, एक होती है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ, दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिफरेंट नहीं लगते? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है वो क्या बनाती है? पीएनएल बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। और जो एनपीओ होती थी वो बचपन में तुम क्या बनाते थे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता था। तो डोंट यू थिंक कि जो आपकी एंटिटी है, जो आपकी एंटिटी है उससे भी फर्क पड़ता है? हाँ सर, उससे भी फर्क पड़ता है। उसके बाद सर नेचर के अलावा हमारे पास और कौन सा पॉइंट आता है? मैंने कहा नेचर के अलावा आपके पास पॉइंट आता है पर्पस का। ये पर्पस वाली बात मैंने आपसे थोड़ी ही देर पहले एसे 200 में करी थी। ये एसे 200 में याद है मैंने 2 फाइनेंशियल बताए थे, एक बताया था जो सब यूजर्स के लिए अवेलेबल है, एक बताया था जो हम एसे 800 में पढ़ेंगे। बताना वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे? 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनकी बात की थी, वन विच इज कॉमन फॉर ऑल। ये कॉमन फॉर ऑल वाले कौन से थे? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। हमने कहीं ना कहीं यहां किसकी बात की थी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जीपीएफएस। और जो हम किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाते हैं, जो हम किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसपीएफएस, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? यस सर। एंड लास्ट में सर आपके पास एक पॉइंट और आ जाएगा, मैंने कहा क्या? लॉ और रेगुलेशन। लॉ और रेगुलेशन, दिस इज द 4th पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर। लॉ रेगुलेशन कहां से आ गया सर? लॉ रेगुलेशन कहां से आ गया एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी में? कौन सी एंटिटी पे एएस लगेगा, कौन सी एंटिटी पे एएस लगेगा, कौन सी पे इंड एएस, कैसे पता करते हो?
कौन सी एंटिटी पे एएस लगेगा, कौन सी पे इंड एएस, कैसे पता करते हो सर? लॉ रेगुलेशन बताता है। कहीं ना कहीं हमको लॉ रेगुलेशन बताता है, तो यही तो बात है कि आपका एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं, इन चार बातों पे डिपेंड करेगा। सारे बच्चे फटाफट मुझे चारों बातें अभी रिकॉल करा दो, मजा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज आगे जाके बार बार यूज होगी। जब मैं बोलूंगा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो कैसे पता करोगे? बड़ा सिंपल है, नेचर, पर्पस, लॉ, रेगुलेशन। नेचर, पर्पस, लॉ, रेगुलेशन। नेचर किसका? एंटिटी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है? पूरे हैं या सिंगल है। एंटिटी का नेचर क्या है? प्रॉफिट वाली है, नॉन फॉर प्रॉफिट है। पर्पस का क्या मतलब है? किस पर्पस के लिए? जनरल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए। एंड लास्ट में आ जाता है लॉ, रेगुलेशन, एएस, इंड एएस, कंपनीज एक्ट। ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप काम करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। तो पहली चीज जो आपने देखनी है प्री कंडीशन में, वो क्या है सर? प्री कंडीशन में हमने सबसे पहली चीज सीखी क्या? एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल। कहीं ना कहीं जो हमारा एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज प्री कंडीशन में जो आ जाती है वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? देयर शुड बी अ एग्रीमेंट। ओ सर, एग्रीमेंट जिसमें आपने एग्रीमेंट किसके साथ करना है एज ऑडिटर? विद द मैनेजमेंट। ठीक है सर। अब इस एग्रीमेंट में क्या है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है और अंडरस्टैंड करती है। सर वो क्या एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करती है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिमाइस जिसके बेसिस पे ऑडिट होता है। मुझे वो 3 पॉइंट बता दोगे तो मजा आ जाएगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थिंक अबाउट दोस 3 पॉइंट्स जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते थे। यानी अगर वो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगी ना, तो हम ऑडिट कर ही नहीं सकते। बता दो 3 बातें, क्या बताई थी? अरे आऊ तो तब होगा ना जब कुछ रेडी होगा। कुछ रेडी होगा तभी तो ऑडिटर को आऊ मिलेगा। अरे आऊ, अरे यार, आऊ तो ठीक है, वो ऑडिटर को मिलेगा, बट कुछ रेडी भी तो होना चाहिए। वेरी गुड पुलकित, वेरी गुड कृष्णन रामा, एकदम सही बात का जवाब दिया आपने। सबसे पहले सर क्या होगा? सबसे पहले होना चाहिए पीपीएफएस एज पर एएफआरएफ, यानी प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अब इसमें कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, अब इसमें कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, तो इसके लिए क्या करते थे? डिम ऑफ आईसी। डिम ऑफ आईसी, डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल्स। यस और नो? यस सर। एक बार सबके लिए तालियां हो जाए यार, कितने सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार, अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार, तो ऑडिटर को क्या चाहिए? प्रोवाइड द ऑडिटर, प्रोवाइड द ऑडिटर सर, प्रोवाइड द ऑडिटर विद आऊ। ये आऊ का क्या मतलब था? ऑल इंफॉर्मेशन। ए का मतलब था एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड यू का मतलब था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी। एंटिटी के अंदर आपको ये तीनों चीजें मिल जानी चाहिए। एवरीवन राइट टिल हियर, और एक बार चैट बॉक्स पे लिखो डन। अभी तक जितना किया मैं एक बार आपको गो थ्रू कराता हूं। यहां तक सारे बच्चे फटाफट लिख के मुझे चैट बॉक्स पे डन भेजो अभी। कम ऑन। ऑसम, बहुत बढ़िया। अभी तक मास्टर जी ने क्या सिखाया? मैंने कहा कुछ नहीं सिखाया, ठीक है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आता है सर ऐसे 210, ये किसकी बात करता है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी हम एग्रीमेंट करेंगे। अब ये एग्रीमेंट कब करेंगे? जब बेसिस होगा। अगर बेसिस नहीं है तो एग्रीमेंट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब बेसिस का क्या मतलब था? 2 चीजें होनी चाहिए सर, क्या? एक तो प्री कंडीशन, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं बताऊं ना, ऑडिट तो छोड़ दो,
ऑडिट तो छोड़ दो, लाइफ में कोई भी चीज नहीं हो पाती। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो दो पार्टीज में होना जरूरी है, तभी भाई चीजें आगे बढ़ पाती है। आई होप आप समझ गए, ठीक है सर। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कुछ प्री कंडीशन है, शर्तें हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा, ऑडिट से पहले क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले एफआरएफ, यानी एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल। तो प्री से हमेशा ध्यान रखना, एफआरएफ की बात हो रही है, एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। अब ये जो एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी है, इसमें चार चीजें आएंगी सर। क्या, सबसे पहले आएगी नेचर, पर्पस, लॉ, रेगुलेशन। कम ऑन, नेचर, पर्पस, लॉ, रेगुलेशन। एक और बार, नेचर, पर्पस, लॉ, रेगुलेशन। नेचर में क्या आता है, नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस मतलब जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। लॉ, रेगुलेशन मतलब जैसा वो कहेगा वैसा मान लेंगे, ठीक है सर। इसके बाद हमने कहा एग्रीमेंट करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि वो जानती है, और जानती तो है ही, ठीक है सर, समझती तो है ही, साथ ही साथ मानती भी है, एक्नॉलेज भी करती है। तो मैंने कहा जानती है, मानती है, क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस हम थोड़ी देर पहले पढ़ के ही आए थे, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। इसमें मटेरियल स्टेटमेंट ना हो, इसके लिए डिम ऑफ आईसी करना जरूरी है। बताओ डिम ऑफ आईसी क्या था, डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल। एंड जब ऑडिटर आए तो इसको क्या चाहिए, आउ। आउ का क्या मतलब है, ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, डन डना डन डन, अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है। If everything is clear till here, quickly type in the chat box done 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 done. Then I will take you to the next topic. बता दो जी। Awesome. अब आप सबका सवाल, एग्रीमेंट में आएगा क्या, एग्रीमेंट में आएगा क्या। तो एग्रीमेंट में क्या आएगा, इससे पहले मेरा आप सबसे सवाल, ऑडिट क्या है। व्हाट इज ऑडिट। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो ऑडिट है क्या सर। ऑडिट इज रीजनेबल अश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नहीं। ऑडिट क्या है ये बताओ, थोड़ा और ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, तुम अभी बहुत नीचे से देख रहे हो, ऊपर से देखो, बड़ी पिक्चर देखो, ऑडिट क्या है सर। ऑडिट 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 एक सब्जेक्ट है सीए फाइनल का, नहीं, अपने हिसाब से मत देखो, लॉजिकली सोचो। ऑडिट क्या है, ऑडिट एक सर्विस है। ओ, ऑडिट एक सर्विस है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है सर, ये एक सर्विस एग्रीमेंट है। और जैसे एक सर्विस एग्रीमेंट बनता है वैसे ये एग्रीमेंट बनेगा, यानी आपका जो एंगेजमेंट लेटर है, कई लोग इसको एंगेजमेंट लेटर भी बोलते हैं, कई लोग इसको एंगेजमेंट लेटर भी बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो एग्रीमेंट में क्या आएगा सर, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या सर्विसेज देगा। यानी क्या मैं बोलूं, जो पहली चीज एक सर्विस एग्रीमेंट में आती है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्विस। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्विस कि एज अ ऑडिटर आपने क्या क्या सर्विसेज देनी है, ठीक है, ये सारी चीजें इसका पार्ट बन जाएंगी, ठीक है सर। इसके अलावा क्या आएगा सर, दो पार्टीज हैं, एक है ऑडिटर, एक है मैनेजमेंट। एक है ऑडिटर, एक है मैनेजमेंट, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। तो मैंने कहा अगली चीज क्या आएगी, अगली चीज आएगी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सर, दोनों की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एक आएगा मैनेजमेंट, एक आएगा ऑडिटर, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है सर। अब एक बात और बता दो, डोंट यू फील जो एप्लीकेबल एफआरएफ है वो भी इसमें लिखा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कौन से एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, कौन से एफआरएफ को कंसीडर करके हम ऑडिट करेंगे, वो एफआरएफ भी लिखा होना चाहिए। हाँ सर, तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, इसी से आप एक पॉइंट और इंटरलिंक करके चलो सर। कौन सा पॉइंट इंटरलिंक करके चले, एप्लीकेबल एफआरएफ। जो आपका एप्लीकेबल एफआरएफ है वो भी इसका पार्ट बन जाएगा। यस और नो, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो तो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना रही है। ऑडिटर की रिपोर्ट भी एफआरएफ के हिसाब से होती है क्या, ऑडिटर की रिपोर्ट भी एफआरएफ के हिसाब से होती है क्या, नहीं सर।
हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं होती, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होती है। तो आप भी अपना फॉर्म एंड कंटेंट की बात करोगे, आप भी अपने फॉर्म एंड कंटेंट की बात करोगे, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आप भी अपने फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करोगे। तो बस आपने ये 5 बातें ध्यान रखनी है सर। सबसे पहले एक सर्विस एग्रीमेंट में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द सर्विस। यहां सर्विस की जगह बस वर्ड क्या यूज हो जाएगा? ऑडिट यूज हो जाएगा। ठीक है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की, मैनेजमेंट की भी, ऑडिटर की भी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कनेक्ट किया? एएफआरएफ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कनेक्ट किया? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा एक बात बताना, कई बार आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपने ना कुछ चीजें सुनी होंगी। क्या सुना है सर हमने? बता दो जल्दी से। कई बार आपने सुना होगा इसमें कुछ कैम करके इंक्लूड होता है, की ऑडिट मैटर्स। हाँ, की ऑडिट मैटर तो सुना था सर इंटर में। कई बार आपने सुना होगा ईओएम या ओम पैरा भी ऐड होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैरा। हाँ सर ये भी होता है। कई बार आपने सुना होगा कि कई बार रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना पड़ जाता है। हाँ सर मॉडिफाई भी करना पड़ जाता है। तो ये जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब चीजें हो सकती हैं, क्या ये बात भी आपको मैनेजमेंट को पहले से बता देनी नहीं चाहिए? क्या आपको मैनेजमेंट को कई बार ये बातें बतानी देनी चाहिए कि जरूरत पड़ी तो ये सब भी होगा? हाँ सर। तो सिर्फ फॉर्म और कंटेंट काफी नहीं है, सिर्फ फॉर्म और कंटेंट काफी नहीं है, आप ये भी लिखोगे देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेस, there can be circumstances that can affect the form or content of the audit report, जो कहीं ना कहीं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। ये सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? इन्हीं सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है। दे कैन अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 5 बातें बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। क्विकली गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं सर। क्या करना है? 1 मिनट के अंदर अंदर जो आपका प्री कंडीशन है, ठीक है सर, 1 मिनट कम हो जाएगा मेरे को लगता है, चलो 2 मिनट दिए, तुम भी क्या याद रखोगे। 2 मिनट दिए, 2 टॉपिक दे रहा हूं सर। क्या क्या? एक तो प्री कंडीशन, शर्तें वाला टॉपिक बड़ा इजी है, एंड दूसरा एग्रीमेंट में क्या 5 चीजें आएंगी ये अभी आप मेरे को रिकॉल करके बताओगे और चैट बॉक्स पे लिखोगे डन डना डन डन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। चलो वन मोर मिनट टू गो, डू इट प्रॉपरली। वेरी गुड आयुष, हर्ष, हिमांशु, वृंदा, कांजीबाई, शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार।
तो दो मोटे टॉपिक जो इस ऐसे के होते हैं जो आईसीआई को बहुत पसंद है, आपने एकदम शानदार तरीके से कर लिए। अब मेरा आप सबसे सवाल, सर सवाल क्या, अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट ही ना हो, अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट ही ना हो तो क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? यानी अगर आपकी शर्तें नहीं मानी जा रही, डू यू थिंक यू विल एक्सेप्ट द ऑडिट? द आंसर इज नो। सो एक बात और लिख के चलना नोट्स में, सर क्या, इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, क्वेश्चन लिखो यहां पे, व्हाट if the preconditions are not present? What if the preconditions are not present? तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। आप इस केस में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा प्यारा सा क्यूट सा रिवीजन कराने वाला हूं सर, किसका? SA 705 का, दैट यू हैव कवर्ड इन इंटर। मैं इसका एक प्यारा सा क्यूट सा रिवीजन कराऊंगा, ध्यान से समझना। ये किसकी बात करता है सर? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। कैसे आप अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करते हो, उसका हम एक रिवीजन करने वाले हैं, ध्यान से समझना। मान लो देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? बताना जरा। मान लो देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? सर सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था, सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था मिस स्टेटमेंट से नहीं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इतनी छोटी छोटी गलतियों से हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। तो अगर मिस स्टेटमेंट है और मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं, तो भी हम क्या देंगे सर? तो भी हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है नलायकों। सबने लिख दिया मॉडिफाइड क्वालिफाइड। हेलो आईसीआई, यार मानना तो पड़ेगा आपको, जो आपने दरवाजे खोले सारे के सारे नलायक भाग के तो आए हैं, सारे के सारे नलायक भाग के तो आए हैं सीए फाइनल में। मजा तो आ गया है। नहीं मतलब ऐसे इनको पहले से आ रहा होता तो फिर तो फायदा ही क्या होता ना क्लास का। अच्छा है नहीं आता तो मेरे को सिखाने में मजा आ रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, दरवाजे खुले रखो, आन दो, देख लेंगे। एक से बढ़कर एक, तुमको ढूंढने की मुझे जरूरत ही नहीं है। सारे खुद सामने से आके बोलते कि सर डब्बा गोल है। ठीक है, अभी डब्बा गोल है। अब आ जाओ मेरे साथ, अब देखो हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब आओ मेरे साथ। मजा तो इसी में है ना कि खेले हम तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह खेल, तभी थोड़ा अलर्टनेस बनी रहती है एग्जाम। अब इधर फोकस करो। आ जाओ। कह रहे आप क्लास में आईसीआई को होल्ड पे रखते हो, हाँ तो क्या काम है? ठीक है, अब इधर फोकस करो, आ जाओ इधर। अब इधर आओ, मजे लेंगे। अब सर सवाल उठता है, मान लो कोई एरिया मटेरियल है। ओ, मान लो कोई एरिया मटेरियल है सर, ठीक है, देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं सर? इसमें हम चेक करते हैं सर क्या, या तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है, या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। या तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है या नहीं मिला। अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है, इधर फोकस करके चलना, मैं बनाने का टाइम दूंगा। बच्चों का सवाल, सर जब एविडेंस ही नहीं मिला तो कैसे पता चला गलती है? जब एविडेंस ही नहीं मिला तो कैसे पता चला गलती है? अरे भाई जब एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब इन्होंने यहां पे कुछ फेक ही डाल रखा है ना। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं जहां पे एविडेंस नहीं है वहां पे गलती होगी ही। ठीक है, प्लस ये एरिया मटेरियल है क्योंकि इसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा होगी मटेरियलिटी से। ठीक है, तो अभी मैं तुमको बोल रहा हूं कि एरिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला है, तो अब आप चेक करो एविडेंस मिला या एविडेंस नहीं मिला। एकदम लॉजिकली चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है सर, अब अगर आपको एविडेंस मिल गया, ठीक है सर, तो अब चेक करो जो इसका इंपैक्ट है वो परवेसिव है या नहीं। जो इसका इंपैक्ट है क्या वो परवेसिव है या वो परवेसिव नहीं है। अब कई बच्चों के मन में सवाल, सर ये परवेसिव होता क्या है? ये परवेसिव होता क्या है? क्या परवेसिव नहीं होता? तो मेरी बात ध्यान से समझना अभी के लिए।
जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, डिटेल में कवर करेंगे 705 में। फिर से बोल रहा हूं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी अभी मैं एक बात बोलूंगा बट डिटेल में कवर करेंगे 705 में। अभी ये मान के चलो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेसिव है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजाती है। क्या करती है? वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजाती है। अभी आपने ये समझना है कि जो मुझे एविडेंस मिला है उससे ये पता चलता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजी हुई है। लिख लो ये बात, लिख लो ये बात। जितना कॉन्सेप्चुअली इस बात से रिलेट करोगे उतना आपको ऑडिट में शांति रहेगी। आप ये लिखो, इसकी फील क्या है सर? इसकी फील है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये क्या होता है डिटेल में, कैसे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है, दैट वी विल कवर इन 705। अभी के लिए बस इतना मानो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजी है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, एरिया मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो क्या ये बहुत बुरी बात है? हाँ सर, ये बहुत बुरी बात है। जब बहुत बुरी बात है तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? वी गिव एन एडवर्स ओपिनियन। हम यहां पे एडवर्स ओपिनियन देते हैं। ओ, क्या ये नाम तुमको पसंद आया? हाँ सर, एडवर्स मतलब बहुत बुरा, इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है सर। अब इसके अलावा सर क्या होता है, इसके अलावा अगेन आपको एविडेंस नहीं मिला। तो जब एविडेंस नहीं मिला तो वापस देखो क्या इंपैक्ट परवेसिव है या नहीं। ठीक है सर, अब मान लो इंपैक्ट परवेसिव है, अब मान लो इंपैक्ट परवेसिव है, तो एक बात बताओ, एरिया मटेरियल है? हाँ सर मटेरियल है। चीज परवेसिव है, मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला? क्या मैं ऐसा बोल दूं जो आपको एविडेंस नहीं मिला वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला? हां सर। तो दिल पे हाथ रख के बोलना, जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है क्या आप कंक्लूजन निकाल पाओगे? नहीं सर। अगर कंक्लूजन ही नहीं है तो क्या आप ओपिनियन दे पाओगे? नहीं सर। तो ओपिनियन ना देने को ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ओपिनियन ना देने को ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं हाथ खड़े कर देना, इसको कहते हैं हाथ खड़े कर देना, इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हमने अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या ये बात समझ आती है? हां सर। अब बताओ कौन सा रह गया, अब बताओ कौन सा रह गया? मेरी तो प्यारी सीनरी बनके तैयार, मेरी तो प्यारी सीनरी बनके तैयार। बस यहां पे मुझे एक छोटी सी कलाकारी करनी है, ऐसे ऐसे करना है, और मुझे बचपन की याद भी आ गई। ला 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 ला, यहां बर्ड्स बनाई, ओ हो, और यहां मैंने सूरज को पीला भी कर दिया। हो गया सर। अब बताओ कौन सा पार्ट रह गया? एक ही ओपिनियन रह गया, वही ओपिनियन यहां लिख दो सर। एक ओपिनियन जो रह गया उसका नाम है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या कहता है सर? क्वालिफाइड ओपिनियन बड़ी सिंपल सी बात कहता है। क्या कहता है? ये कहता है फर्क नहीं पड़ता, ये कहता है फर्क नहीं पड़ता तुमको एविडेंस मिला या नहीं मिला, फर्क नहीं पड़ता तुमको एविडेंस मिला या नहीं मिला। एरिया मटेरियल है ना बट परवेसिव नहीं, एरिया मटेरियल है बट परवेसिव नहीं, तो कौन सा ओपिनियन आएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। तो फिर इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। और इन सभी को, इन सभी को, इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है। जल्दी से बता दो क्या? इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? एडवर्स क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। व्हाट इज द कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर ऑल ऑफ देम? मॉडिफाइड। वेरी वेरी गुड। इन सब का जो कॉमन वर्ड है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। एंड मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरीके के होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं प्यार से डाकू। सर डाकू का क्या मतलब है? डाकू का मतलब है डिस्क्लेमर, एडवर्स, क्वालिफाइड। कम ऑन, डिस्क्लेमर, एडवर्स, क्वालिफाइड। एक बार तुमने ये नोटिंग कर ली, एक बार तुमने ये नोटिंग कर ली, कभी भी यहां गलती नहीं कर सकते, कभी भी यहां गलती नहीं कर सकते। गिविंग यू 1 मिनट, क्विकली नोट इट डाउन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, दिस इज एसके स्पेशल। ये एसके स्पेशल फोटो तुमको कहीं और मिलेगी ही नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो।
लास्ट 30 सेकेंड्स, बी फास्ट। चले 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 चले, चलो सर, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। कई सारी केस स्टडीज, कई सारी केस स्टडीज हम इसको लेके कवर करेंगे, बट कहां सर? ऑल द केस स्टडीज रिलेटेड टू दिस लिख लो, भले अगर तुमको अपने दिल की ठंडक चाहिए होती है ना, कई बार ठंडक चाहिए होती है ना कि इस पे क्वेश्चंस कराओ सर। ऑल द केस स्टडीज रिलेटेड टू दिस विल बी कवर्ड इन essay 705, ठीक है? अभी हम 210 पे है ना, वी आर ऑन essay 210। तो जितनी रेलिवेंट बात थी मैंने तुमको बता दी, अब 210 पे आओ मेरे साथ, देखो क्या कहता है। फटाफट 210 पे आएंगे सारे बच्चे। ऐसे 210 किसकी बात करता है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? बड़ा सिंपल है कि ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब? जब ये फर्स्ट टाइम ऑडिट है, जब ये फर्स्ट टाइम ऑडिट है। कंटिन्यू करेंगे अगर ये सेकंड टाइम ऑडिट है, ठीक है? एक्सेप्ट और कंटिन्यू ओनली व्हेन द बेसिस इज एग्रीड। जिस बेसिस पे आपने इसको परफॉर्म करना है ये आपने एग्री कर लिया। अब बेसिस में दो चीजें आती थी सर, क्या? प्री कंडीशन और कॉमन अंडरस्टैंडिंग। प्री कंडीशन क्या होती है? तो मैंने कहा प्री कंडीशन हमेशा ऐसे याद रखना, ऑडिट से पहले क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले एफआरएफ। तो प्री का मतलब है एफआरएफ। सबसे पहले एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इसके फैक्टर्स क्या थे वो भी आ जाओ, हाथों हाथ लगे हाथों डिस्कस कर ही लेते हैं। फैक्टर्स बड़े सिंपल थे, दो थे पॉइंट नेचर के, पर्पस, लॉ, रेगुलेशन। नेचर वाले पॉइंट क्या थे? नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस का मतलब था कहीं ना कहीं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को मीट करते हैं। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। लॉ रेगुलेशन यानी जो लॉ रेगुलेशन कहेगा वैसा कर सकते हैं। तो ये फैक्टर हमको समझ में आते हैं, ठीक है सर? अब इसके अलावा हमको कौन सी बात समझनी थी? मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट, ये तो हमको आता ही है। पीपीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ओ, डिम ऑफ आईसी सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड देन व्हेन द ऑडिटर कम्स, प्रोवाइड विद आउ। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातों को देख के घबरा मत जाना, ऐसे बड़े बड़े लैंग्वेजेस को देख के घबरा मत जाना। फील बड़ी सिंपल है, पॉइंट्स बड़े सिंपल है, बस आपने फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है सर? अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो मैटर को मैनेजमेंट से डिस्कस करो और ऑडिट एक्सेप्ट मत करना, और फिर ऑडिट एक्सेप्ट मत करना, ठीक है सर? सर एक बात और बताओ, अभी तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया ही नहीं, अभी तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया ही नहीं और मैनेजमेंट अपने रंग दिखा रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है हम आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगाएंगे। एक तो ये लिमिटेशन ऑन स्कोप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशन ऑन स्कोप? सर लिमिटेशन ऑन स्कोप का मतलब है वो हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देंगे। तो देखो क्या कहता है, अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आपको एविडेंस नहीं देता एंड आपको लगता है इसकी वजह से आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दोगे, तो क्या मैं बोल दूं डिस्क्लेम कर देंगे मतलब इसका इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी। इसका इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी। और जब आपने एंड में ओपिनियन देना ही नहीं है, जब आपने एंड में ओपिनियन देना ही नहीं है, तो क्या आपको ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? दिल से आवाज आए तो बोलना, दिल से आवाज आए तो बोलना। मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं लेने दे रहा और उसका इंपैक्ट ऐसा है कि आप आखिरी में अपना ओपिनियन डिस्क्लेम ही कर दोगे, यानी इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी। तो क्या आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या बोलो मुझे, क्या हम इतने वेले हैं कि टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे क्लाइंट पे? शुड यू एक्सेप्ट द ऑडिट, यस और नो? सर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वी शुड नॉट एक्सेप्ट सच ऑडिट। ऐसे ऑडिट को एक्सेप्ट मत कर लेना गलती से भी, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। ये लोग ऐसा लिख देते हैं बट इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। इंडिया में कोई लॉ रेगुलेशन नहीं है जो कहेगा ऑडिट एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है? बट स्टिल दे राइट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब सवाल आता है सर हमारे एग्रीमेंट में क्या क्या आता है? हमारे ऑडिट एग्रीमेंट में क्या क्या आता है? तो बड़ा सिंपल है, ऑडिट क्या है?
सवाल मेरा आपसे, ऑडिट क्या है सर? सर्विस है, तो सर्विस में हमेशा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आता है, ठीक है सर। उसके बाद हमारे दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे कनेक्ट किया था? एफआरएफ से। मैनेजमेंट का काम है एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो इसके लिए एप्लीकेबल एफआरएफ आ गया। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे कनेक्ट किया था? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, यानी द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट प्लस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहेंगे वेयर द रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब सर मेरा आप सबसे सवाल, इधर देखो ना, मैं लास्ट ईयर ऑडिट करने आया था, मैं लास्ट ईयर ऑडिट करने आया था। दिस ईयर ऑल्सो आई एम हियर, दिस ईयर ऑल्सो आई एम हियर। क्या मुझे एक नया इंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा क्या? डू आई नीड टू एंटर अ न्यू ईएल? प्लीज टेल मी यस, नो और इट डिपेंड्स। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बताओ चैट बॉक्स पे, बताओ। हर्ष कहता है सर इट डिपेंड्स, दीपा कहती है इट डिपेंड्स, वृंदा, खुशी सब कहते हैं सर इट डिपेंड्स, कुछ ने कहा यस। द आंसर इज यस तो नहीं है भाई, यस तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एक नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा, और नो भी नहीं है। मैं बताऊं ना, थोड़ा सा ना आपको हिपोक्रिटिक रहता है उसको, कौन सा वर्ड होता है, जो भी है, आपको इट डिपेंड्स वाला रहना पड़ेगा, ठीक है सर। इट डिपेंड्स यानी आपने बोलना है कि अगर चीजें चेंज हो गई, अगर चीजें चेंज हो गई तो भी हम एंगेजमेंट लेटर चेंज करेंगे, तो ही हम एंगेजमेंट लेटर चेंज करेंगे। तो ये देखो क्या कहता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको अपनी ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करना चाहिए। मैंने कहा कब? यहां पे 5 बातें लिखी हैं, अगर इन 5 बातों में चेंज आएगा तो आप अपने एंगेजमेंट लेटर को चेंज कर देना। सबसे पहली बात क्या है? डिप्लोमेटिक। हाँ डिप्लोमेटिक। सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अगर आपको लगता है एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इफ यू फील द एंटिटी इज मिसअंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो सर क्या करें? मैंने कहा सिंपल सी बात है, चेंज कर दो। इफ यू फील देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उनको वापस रिमाइंड करा दो। और मैं आपको बोलूं ना, सिर्फ ऑडिट नहीं, लाइफ में भी अगर आपको लगता है ना सामने वाली पार्टी और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, तो कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, वापस रिवाइज करा देना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा ऐसा था हमारे बीच में। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है, वेन एवर यू फील द एंटिटीज मिसअंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, आप बता दो। या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप छोड़ दो, बाकी चारों चीजें रिवाइज हो गई, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप छोड़ दो, बाकी चारों चीजें रिवाइज हो गई, यानी रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो भी आप ये करोगे। तो ये 2 पॉइंट्स तो किससे रिलेटेड हो गए? आपके एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड हो गए। सर बाकी 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं? इधर से समझना। ये कहता है एंटिटी का धंधा चेंज हो गया, ये कहता है एंटिटी का धंधा चेंज हो गया, या धंधा चलाने वाले चेंज हो गए। मुझे बताओ धंधा चलाने वाले कौन है? सर धंधा चलाने वाली मैनेजमेंट है, धंधा चलाने वाली मैनेजमेंट है। अब एक बात बताना, मैनेजमेंट में भी लोग तो आ जा सकते हैं, मैनेजमेंट में भी लोग आ जा सकते हैं, कौन सी मैनेजमेंट से फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा रहेगा कि कोई छोटा इंप्लॉय चला गया और कोई इंप्लॉय वापस आ गया तो हम बार बार एंगेजमेंट लेटर चेंज करते रहे? नहीं सर, यहां सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, सीनियर मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, सीनियर मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए। और सर धंधा चलाने वाले ही नहीं, जिन लोगों ने धंधे में पैसा लगाया है यानी ओनर्स, जिन लोगों ने धंधे में पैसा लगाया यानी ओनर्स, वो भी चेंज हो गए हैं। अब ओनर का क्या मतलब है? मैंने आज रिलायंस के शेयर खरीद लिए, मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीद लिया, मैंने 5 शेयर खरीदे रिलायंस के, कल रिलायंस का शेयर बढ़ गया तो मैंने रिलायंस के शेयर बेच दिए, तो क्या रिलायंस की ओनरशिप चेंज हो गई क्या? जब मैंने शेयर खरीद के बेचे तो क्या रिलायंस की ओनरशिप चेंज हो गई? सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो, यहां सिर्फ ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट ओनरशिप से फर्क पड़ता है। सिग्निफिकेंट ओनरशिप चेंज होनी चाहिए तो जाके आप ये काम करोगे। अब ये चीज सिग्निफिकेंट है या नहीं, अब ये चीज सिग्निफिकेंट है या नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट, ये फिर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट से फर्क पड़ेगा। तो याद रखना सर क्या क्या होना चाहिए, एक तो धंधा बदल जाए, यहां पे भी इंपैक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए।
यहां पे भी इंपैक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, प्लस चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट या फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। तो ये 3 पॉइंट भी बड़े सिंपल है सर। क्या? या तो धंधा चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस, या धंधा चलाने वाली मैनेजमेंट चेंज हो गई, रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। क्या पांचों बातें समझ आ गई? क्या पांचों बातें दिमाग में बैठ गई? हाँ सर, बड़ी आसान है। पहले 2 बातें थी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए। या फिर 3 पॉइंट्स क्या है? धंधा चेंज हो गया, धंधा चलाने वाले चेंज हो गए, धंधे के ओनर चेंज हो गए। बोलो मेरे साथ, धंधा चेंज हो गया, धंधा चलाने वाले चेंज हो गए, धंधे के ओनर चेंज हो गए, यानी सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस। चलाने वाले कौन है? सीनियर मैनेजमेंट। चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप। क्या ये तीनों बातें क्लियर है? हाँ सर। एंड लास्ट की 3 बातें किसको लेके बात करती हैं? लास्ट की 3 बातें किसको लेके बात करती हैं? बेसिक बातें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनते हैं? एफआरएफ। ओ, ऑडिटर का काम क्या है? रिपोर्टिंग। ये सब किसके हिसाब से हो रहा है? लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से। तो 3 चीजें जो आपके ऑडिट को गवर्न करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, ऑडिट रिपोर्ट करता है, एंड ये सब कैसे होता है? लॉज एंड रेगुलेशन। अगर इनमें भी चेंज हो जाए तो फिर आप ये करोगे। और मैं आपको एक बात बोलूं ना, ये जो फैक्टर्स है ना, ये बहुत ईजी है। ये फैक्टर्स हैं जो ये बहुत ईजी है। जैसे किसी बच्चे ने बोला सर कारों की रिक्वायरमेंट आ गई, तो क्या हमको ये एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। अगर कारों की रिक्वायरमेंट आ जाती है, की ऑडिट मैटर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, या कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है रिपोर्ट करने की, तो करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर एफआरएफ चेंज हो जाता है, सपोज कोई एंटिटी एएस पे काम कर रही थी, अब वो एएस से इंड एएस पे आ गई है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसमें से बस 5 बातें ध्यान रख लो, मुझे लगता है काफी है। बस 5 पॉइंट भी अगर आप ध्यान रख लेते हो तो मुझे लगता है काफी है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्विकली टेक 1 minute, just recall 5 points in the same flow as we discussed. Your time starts now. शुरू हो जाओ। Last 30 seconds. Very good, Aman. Very good, Hiral. Keep going. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब बस 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। इधर देखो, इधर देखो। 2 केस लूंगा, ध्यान से समझना। केस नंबर 1, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे फोकस करना। केस नंबर 2, आपका जो क्लाइंट है वो सर क्या है? वो एक फर्म है, ठीक है? वो एक फर्म है। क्या फर्म के लिए ऑडिट कराना नेसेसरी है? क्या फर्म के लिए ऑडिट जरूरी है? जल्दी से बता दो मुझे। इज द ऑडिट नेसेसरी और नॉट? द आंसर इज नो। सर ऑडिट नेसेसरी नहीं है, ऑडिट नेसेसरी नहीं है।
तो ये जो क्लाइंट है ये ऑडिट क्यों करवा रहा था? सर इसको ना बैंक लोन लेना था। व्हाट वाज द रीजन फॉर ऑडिट? सर रीजन फॉर ऑडिट वाज वेरी सिंपल, इसको बैंक लोन लेना था। मैंने कहा ठीक है, इसने बैंक लोन के लिए कर लिया होगा ऑडिट, ठीक है सर। अब ये जो बैंक है, अब ये जो बैंक है ये कहता है कि आपके पास ऑप्शन है। बैंक ने फर्म को दे दिया ऑप्शन कि चाहो तो आप ऑडिट करा लो, चाहो तो आप रिव्यू करा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बैंक कहता है अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको लोन लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भले ही अपने फाइनेंशियल्स का ऑडिट करा के ले आओ या रिव्यू करा के ले आओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क होता है? ध्यान से समझना। इसमें होती है रीजनेबल अश्योरेंस, इसमें होती है लिमिटेड अश्योरेंस। ओ, नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे मेहनत ज्यादा है, यहां पे मेहनत कम है। यहां पे मेहनत ज्यादा है, यहां पे मेहनत कम है, तो आपका जो क्लाइंट है ना, उसने आपको अप्रोच किया, ठीक है सर। क्लाइंट ने ऑडिटर को अप्रोच किया और बोला ऑडिट छोड़ दो, ऑडिट छोड़ दो, आप रिव्यू करके दे दो, ऑडिट छोड़ दो, आप रिव्यू करके दे दो। और जब आपने क्लाइंट से पूछा ऐसा क्यों, जब आपने क्लाइंट से पूछा ऐसा क्यों, आपको अप्रोच करके कहता है ऑडिट गया भाड़ में, आप रिव्यू करके दे दो, तो उसने कहा सर बैंक ने ना हमको ऑप्शन दे दिया कि आप ऑडिट की जगह रिव्यू भी करा के दोगे ना तो भी हम लोन दे देंगे, तो भी हम लोन दे देंगे। सारे बच्चे बताओ क्या यहां पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? क्या यहां पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं? प्लीज गिव मी द आंसर, येस और नो। इज देयर अ वैलिड रीजन फॉर द चेंज इन एंगेजमेंट? बता दो जल्दी से। ईएल की फुल फॉर्म होती है एंगेजमेंट लेटर। जस्ट गिव मी द राइट आंसर, यस और नो। कीर्ति कहती है यस, मायूष कहता है यस, बाकी सब कह रहे हैं नो। जितने भी नो वाले हैं भाई, किस खुशी में तुमने नो लिखा मुझे बता दो, किस खुशी में तुमने नो लिखा मुझे बता दो, क्या दिक्कत है भाई? मेरे को ऑडिट मन से नहीं कराना था, बैंक ने लोन के लिए कहा था। अब बैंक जब ऑप्शन दे रहा है ऑडिट की जगह मैं रिव्यू करा सकता हूं, तो मैं रिव्यू कराऊंगा ना, मैं क्यों झंझट पालूं? तुम लोग सोचते हो क्या बोलने से पहले? हाँ सर, अब सबने यस यस बोल दिया, अब सबने यस यस बोल दिया। तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करें सर? अब आपको न्यू इंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा, अब आपको न्यू इंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। किसके लिए? अब आप रिव्यू के लिए न्यू इंगेजमेंट लेटर बनाओगे। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका क्लाइंट आपको एक वैलिड रीजन दे देता है, अगर वो आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे देता है एक एंगेजमेंट से दूसरी एंगेजमेंट पे जाने के लिए, तो आप एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाओगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ केस नंबर 2। आप ऑडिट कर रहे थे, ठीक है सर। ऑडिट करते करते आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, ऑडिट करते करते आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, तो आपका क्लाइंट कहता है ऑडिट मत करो, आपका क्लाइंट कहता है ऑडिट मत करो, आप रिव्यू कर दो, आप रिव्यू कर दो, और इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अब आप इग्नोर कर दो, और इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आप इग्नोर कर दो। शातिरता समझना क्लाइंट की, ऑडिट कर रहे थे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, क्लाइंट आता है और क्या कहता है ऑडिट मत करो, आप मुझे रिव्यू करके दे दो। अब बताओ क्या यहां पे आरजे प्रेजेंट है? क्या यहां पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं? जल्दी से बता दो। इज देयर अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ मूविंग टू अ रिव्यू एंगेजमेंट? बशीर साहब कहते हैं नहीं सर, कोई नीड नहीं है। और बाकी बच्चे बताएं। सबने एकदम सही जवाब दिया, विनीशा, नमन, खुशी, ऑल ऑफ यू गेव द राइट आंसर। द आंसर इज नो। यहां रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, यहां रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। अब एक बात बताओ, सपोज आपको क्लाइंट अब कंटिन्यू नहीं करने देता, आपको क्लाइंट अब कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, आप ऑडिट तो एक्सेप्ट कर चुके हो, आप ऑडिट तो एक्सेप्ट कर चुके हो, बट क्लाइंट आपको कंटिन्यू नहीं करके दे रहा, तो आप क्या करोगे? सर ऐसे केस में हम भी अपनी इज्जत के वो हैं वाकिफ, हमको भी अपनी इज्जत प्यारी है, हम भी रुकना नहीं चाहते। जब तुमको हमसे ऑडिट नहीं करवाना था तो लाए क्यों?
और अब ले आए हो और कंटिन्यू नहीं करना देना चाह रहे ना, तो हम भी यहां रुकना नहीं चाहते, हमको भी इस क्लाइंट पे रुकने का कोई मन नहीं है, हम भी विड्रॉ कर जाएंगे, हम भी विड्रॉ कर जाएंगे, हम भी एक क्लाइंट पे रुकना नहीं चाहते, हम एक दिन क्या, हम 1 मिनट नहीं रुकना चाहते, हम विड्रॉ करेंगे। और सिर्फ विड्रॉ नहीं करेंगे, चिल्ला चिल्ला के जाएंगे। हम यहां पे चिल्ला चिल्ला के जाएंगे। सर चिल्ला चिल्ला के किसको बताएंगे? मैनेजमेंट के ऊपर कौन बैठा है? टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट के ऊपर कौन बैठा है? टीसीडब्ल्यूजी, उसको बताएंगे। जो हमको यहां पे लेके आए ओनर्स, उनको बताएंगे। ओ माय गॉड सर, सबके आगे इनकी बैंड बजाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। टीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स, अभी तो इनको डंडे भी पड़ने चाहिए। सर डंडे पड़ेगा, मारेगा कौन? रेगुलेटर। रेगुलेटर से इनको डंडे भी पड़वाएंगे। तो 3 लोगों को बता के जाना, एक तो जो इनके ऊपर बैठा है, टीसीडब्ल्यूजी हम जा रहे हैं, ओनर तुम हमको लाए थे, कैसी घटिया मैनेजमेंट है, हमको यहां रुकना नहीं है, प्लस जो रेगुलेटर है जो इनको डंडे मारेगा, उसको भी बता के जाना। तो ये 3 लोगों को चिल्ला चिल्ला के जाना, वरना तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, वरना तो तुम फिर एकदम फीके ऑडिटर हो, तुम्हारे अंदर दम नहीं है अगर बिना चिल्लाए गए तो। क्या ये बात समझ आती है, नहीं आती है? हाँ सर, लास्ट बार ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है 90% सीए जनता को पता ही नहीं है, पता नहीं क्या ऊपर ऊपर से पढ़ के चली जाती है। तो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली, ठीक है? सबसे पहला सर क्या हुआ, मैंने कहा ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, क्लाइंट कहता है रिव्यू पे आ जाओ। मैंने कहा क्यों आ जाए, क्यों आ जाए रिव्यू पे? वो कहता है यार आपसे ना मैं ऑडिट करा रहा था क्योंकि बैंक लोन लेना था। अब बैंक कहता है ऑडिट या रिव्यू कुछ भी करा लो, तो हम आपसे रिव्यू कराना चाहते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है, हम भी कहते हैं ठीक है, हमारा भी काम कम लगेगा, तो हम रिव्यू पे आ गए। अब अगर आप रिव्यू पे आ जाते हो तो एक नया एंगेजमेंट लेटर ले लो, तो आप एक नया एंगेजमेंट लेटर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। बट अगर आपको लगता है ये बेवकूफ बना रहा है, ये तो फालतू के रीजन दे रहा है, कोई रीजन नहीं है, नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो सर क्या करें? तो आपने बस इतनी सी बात समझनी है कि आप ऑडिट पे ही रहोगे, और अगर वो ऑडिट कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, वो आपको कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, तो विड्रॉ करके जाना और चिल्ला चिल्ला के सबको जाना। जल्दी से किताब पे आओ, देखो क्या लिखा है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द नोट्स। सारे बच्चे इधर देखो। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर शेल नॉट एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जहां पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। जहां पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट, यानी ऑडिट कंप्लीट करने से पहले ऑडिटर को रिक्वेस्ट करता है। सर कौन? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज टू एन एंगेजमेंट विच कन्वेज लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस का शुभम सर ने क्या एग्जांपल दिया था? सर शुभम सर ने इसका एग्जांपल दिया था रिव्यू एंगेजमेंट। अगर आपको ऑडिट से रिव्यू पे मूव किया जा रहा है, तो आप देखो इसमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या। अगर आपने टर्म्स चेंज कर दी, तो आपने एग्री और रिकॉर्ड करनी है न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन अ न्यू एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर रिटन एग्रीमेंट। बट अगर आप एग्री नहीं कर पा रहे, एज अ ऑडिटर अगर आप एग्री नहीं कर पा रहे, प्लस मैनेजमेंट कंटिन्यू भी नहीं करने दे रहा, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कंटिन्यू भी नहीं करने दे रहा, तो हम भी नहीं रुकना चाहते, हम भी नहीं रुकना चाहते, हम भी विड्रॉ करके चले जाएंगे इफ इट इज पॉसिबल अंडर द लॉ रेगुलेशन, प्लस चिल्ला चिल्ला के जाएंगे। देखेंगे क्या हमारी ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट। सर रिपोर्ट किसको? इसके ऊपर कौन बैठा है? टीसीडब्ल्यूजी। कौन आपको लेके आया था? ओनर्स एंड द रेगुलेटर्स। प्लीज टेल मी, इज दिस पार्ट नाउ क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दो भाई साहब, एक्साइटमेंट के साथ बता दो, क्या ये बेसिक सी बात आपको समझ में आती है क्या? वरना तो थ्योरी है, वरना तो थ्योरी है, तमीज से समझो तो पूरा प्रैक्टिकल है। मजा आ गया मामू, क्या बात है सर। वंस मोर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान, अब सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान। मैंने कहा मुस्कान किस चीज की? ये मुस्कान किस चीज की? लास्ट टॉपिक ऑफ द डे,
लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रेडी हो जाओ, मजा आने वाला है। अब सर क्या होगा, आ जाओ मेरे साथ फुल एनर्जी के साथ। देखो जो एनर्जी क्लास के स्टार्टिंग में रहती है ना, वही अगर हम एंड में मेंटेन करें तो फिर अपने अंदर स्टेमिना है, फिर हम धूम मचा सकते हैं। आ जाओ मेरे साथ, एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। देखो क्या कहता है सर, आपने कहा था हमें जो एफआरएफ लेना है ना, बहुत ही एंटीक टॉपिक है। अगेन ये जो टॉपिक है, तुम अगर आज कर गए ना, तुमको फील आ जाएगी, तुमको लगेगा यार क्या मस्त चीज पढ़ी हमने। ये क्या कहता है ना, ये एफआरएफ जो आपने लेना है वो कैसे लेना है, एज पर द लॉ रेगुलेशन। ओ, लॉ रेगुलेशन के हिसाब से हमको एफआरएफ लेना है। बट हमारा जो ऑडिटर है ना, इसको ये एफआरएफ पसंद ही नहीं है। ये कहता है जो एफआरएफ एज पर लॉ रेगुलेशन है वो ऑडिटर को पसंद ही नहीं है। ऑडिटर जो है ना, हमारा ऑडिटर कैसा बनाऊं मैं, ऑडिटर ऐसे बनाते चलो। जो हमारा ऑडिटर है ये बड़ा सैड है, ये इस एफआरएफ से खुश नहीं है। सर क्यों खुश नहीं है? ये कहता है दिस एफआरएफ इज अनएक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर। ओ, अनएक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर। सर अनएक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें ना इसको लगता है कुछ कमी है। ही फील्स समथिंग इज मिसिंग। वो जो स्पार्क होती है ना, स्पार्क, दैट स्पार्क इज मिसिंग। तो ऑडिटर चाहता है कि इसमें मैनेजमेंट कुछ एडिशनल चीजें करे। ऑडिटर चाहता है मैनेजमेंट इसमें कुछ एडिशनल चीजें करे। तो सर ऑडिटर खुश कैसे होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। अगर आपको ऑडिटर को खुश करना है, अगर आपको ऑडिटर को खुश करना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल, मैं थोड़ा डिफरेंट पेन यूज करता हूं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, तो फिर आपका ऑडिटर खुश हो जाएगा। ठीक है सर। अब एक बात बताना, अगर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर्स डलवाए, क्या ये चाहेगा कि जो यूजर है, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हाँ, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इनका अटेंशन ड्रॉ करे, ये कहीं ना कहीं इनका अटेंशन ड्रॉ करे इन डिस्क्लोजर पे? हाँ सर। अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा डालेगा, बता दो जरा। ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा डालेगा? सारे बच्चे बता दो। Which para is added to draw the attention to the matters disclosed in financial statement? प्लीज बता दीजिए, मजा आ जाएगा मुझे। सबने एकदम सही बताया। जिया, टीना, संपत, राघव, यशस्वी, हरिता, एकदम सही जवाब सर। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, ईओएम पैरा डाला जाएगा। एम्फेसिस मतलब हम इस मैटर को एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम इस मैटर को एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालेंगे। बस इतनी सी बात आपने समझनी है, बस इतनी सी बात आपने समझनी है। कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। सर क्या कॉन्सेप्ट था? एक एफआरएफ लॉ रेगुलेशन के हिसाब से है, बट ऑडिटर को पसंद ही नहीं है। इट इज अनएक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कमी है, तो कमी को पूरा कर दो। तो जो सैड ऑडिटर है वो खुश हो जाएगा। तो जैसे ही आपने कमी को पूरा किया, एडिशनल डिस्क्लोजर डाल के, ऑडिटर चाहता है लोगों को भी पता लगे, ऑडिटर चाहता है लोगों को भी पता चले, तो वो उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है। और अटेंशन एक ही पैरा से ड्रॉ होता है, दैट इज योर ईओएम पैरा। तो इसमें एक पैरा डालेगा जिसका नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, एंड योर कॉन्सेप्ट इज डन डना डंडन, एंड योर कॉन्सेप्ट इज डन डना डंडन। आ जाओ एक बार किताब में देखते हैं क्या लिखा है। इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड, प्रेम पूर्वक तरीके से पढ़ना, मजा आ जाएगा। एक एफआरएफ है जो प्रिस्क्राइब किया लॉ रेगुलेशन ने, बट इट इज अनएक्सेप्टेबल। सर अनएक्सेप्टेबल क्यों? क्योंकि ऑडिटर को नहीं लगता सही है। तो ऑडिटर शैल एक्सेप्ट द ऑडिट, ऑडिटर शैल एक्सेप्ट द ऑडिट ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली जब कंडीशंस प्रेजेंट है। सर क्या क्या कंडीशन? आपने कहा था मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर डालेगी, हाँ, तो मैनेजमेंट ने एग्री किया है, मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर। प्लस आपने अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखा है क्या? कि आप ईओएम पैरा डालोगे।
आप कहीं ना कहीं इन्हीं एडिशनल डिस्क्लोजर पे ईओएम पैरा डालोगे टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन एज पर SA 706। लास्ट में एक चीज और सर, क्या डू यू थिंक द ऑडिटर विल बी फुली सेटिस्फाइड? डू यू थिंक द ऑडिटर विल बी फुली सेटिस्फाइड, या उसको मतलब सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम ही रहेगी? सर सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम ही रहेगी। तो ऑडिटर कहेगा मैं कोई ट्रू एंड फेयर वाली बातें नहीं लिखूंगा, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई ट्रू एंड फेयर वाली बातें नहीं लिखूंगा। यहां पे एक फील रखना दैट द ऑडिटर इज नॉट फुली सेटिस्फाइड। जो हमारा ऑडिटर है ये फुली सेटिस्फाइड नहीं है। सर क्योंकि फुली सेटिस्फाइड नहीं है तो ये कहता है अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन, ठीक है, unless required by law regulation to express the auditor's opinion by using the phrases present fairly or give a true and fair view, auditor's opinion will not include such phrases। auditor कहीं ना कहीं ये true and fair और present fairly वाले phrases avoid करेगा unless law regulation कहता है डालने के लिए। तो बस आपने तीन बातें ध्यान रखनी। जल्दी से बताओ क्या? सर एक लॉ रेगुलेशन ने FRF बोला है, हम ऐसी इंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हमको लगता है वो कमी पूरी हो रही है। कमी कैसे पूरी होगी? एडिशनल डिस्क्लोजर से। एडिशनल डिस्क्लोजर पे अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा आता है? ईओएम पैरा आता है। बट डू यू थिंक द ऑडिटर इज फुली सेटिस्फाइड? नो सर। तो ऑडिटर ट्रू एंड फेयर, फेयर प्रेजेंटेशन, यानी जहां जहां फेयर फेयर वर्ड आ रहा है ना, ये सब अवॉइड करके चलेगा अनलेस लॉ रेगुलेशन कहता है। अनलेस लॉ रेगुलेशन कहता है हम ये फेयरनेस वाली बातें अवॉइड करके चलेंगे। क्या ये बात आपको समझ आती है? हाँ सर। अब ये आखिरी में 2 पॉइंट क्या दे रखे हैं? ये कहता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, ऊपर वाली कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है और ऑडिटर लॉ रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट एक्सेप्ट करना ही है, तो वो क्या करेगा? वो इसका इंपैक्ट देखेगा ऑन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फिर इस मैटर पे भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बात लिख के चलेगा। सर इंपैक्ट का क्या मतलब है? इंपैक्ट का मतलब है, आप मुझे बता सकते हो क्या इंपैक्ट की बात हो रही है? बताना जरा। सौम्या कह रही है कि सर इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर क्यों आया, कैम क्यों नहीं आया? क्योंकि ना आपने कैम पढ़ा नहीं है। ये सवाल तभी आता है जब हमने कैम ठीक से नहीं पढ़ा होता। डोंट वरी, सीए फाइनल लेवल पे मैं आपको कैम तमीज से पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें तमीज से समझ आ जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये मान के चलो इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज यू आर आस्किंग दिस डाउट। डोंट वरी अबाउट इट, वील डिस्कस इन डिटेल, ठीक है? प्रॉमिस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, थोड़े थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा। डोंट वरी। इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग नेचर का क्या मतलब है? कि डिस्क्लोजर तो डाल ही नहीं रहे, ईओएम पैरा आ ही नहीं रहा, तो इसका इफेक्ट का क्या मतलब है? कई बच्चों ने पूछा है कैम क्यों नहीं आएगा सर। कोई बात नहीं, बताएंगे, कैम के बारे में बताएंगे आपको आराम से। यूजर का डिसीजन ना, इफेक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। इफेक्ट का कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं हम? मटीरियलिटी, परवेसिवनेस। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। क्लैपिंग सर, क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग का मतलब है क्या इसका इफेक्ट मटेरियल तो नहीं? ओ, और अगर मटेरियल है तो क्या इसका इंपैक्ट परवेसिव तो नहीं? कहीं ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा। तो आपने इसका इंपैक्ट देखना है मटेरियलिटी और परवेसिवनेस को देख के, सो दैट यू कैन फ्रेम अ प्रॉपर ओपिनियन, ताकि आप इस पे एक प्रॉपर ओपिनियन बना सको। इतनी सी बात बस आपने समझ के चलनी है एंड इसी बात को आप अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखवा लोगे। इसी बात को आप अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखवा लोगे। बस इतनी सी बात समझ के चलो। यहां हमारा ऐसे 210 डन डनाडन डन, यहां हमारा ऐसे 210 डन डनाडन डन। प्लस मैं एक बात और बोलूं सर, क्या यही वाली चीज, यही जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया, ये वापस ऐसे 706 में आएगा। यही वापस ऐसे 706 में आएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में आएगा, जहां मैं बोलूंगा ये बात मैंने आपको 210 में पढ़ाई थी एंड वापस हम इस चीज को रिवाइज करेंगे। ठीक है बॉस, जल्दी से बताओ क्या ये वाली फोटो सबको क्लियर है या नहीं है? बस इतनी सी बात बता दो, क्योंकि अगर ये फोटो क्लियर है देन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।
ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूं और आज आपको लिखने का भी होमवर्क मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा। कल पहली क्लास थी, मैंने तुमको छोड़ दिया, पहली क्लास में मैंने तुमको माफी दे दी, बट आज तुमको लिख के आना पड़ेगा। सर ऐसे 210 में हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम सीधे सीधे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम कपूर इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अब सर क्वेश्चन ऑफ द डे का कैसे सबमिशन करना होता है मैं तुमको समझा देता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे यू विल बी सेंडिंग टू मी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता था ना, क्लास में तो टीचर अगले दिन आके होमवर्क चेक कर लेता था, ऑनलाइन में कैसे करें? तो अगर आप वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो कि भाई जो एक क्वेश्चन सर दे रहे, देखो एक क्वेश्चन रोज का हम लिख सकते हैं, इतनी रिटर्न प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके पास टेलीग्राम का मेरा डाउट सपोर्ट नंबर है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था डे 0, हाँ @_ उसी पे आपने मुझे अपना क्वेश्चन ऑफ द डे सबमिट करना है एवरी इवनिंग, सो दैट वो अकाउंटेबिलिटी बनी रहे एंड एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से आप आगे बढ़ते रहे। खुशी कह रही है सर आज तो 3 घंटे का पता ही नहीं लगा। मैं बताऊं ना, तुमको कभी नहीं पता लगने दूंगा। वी विल मेक श्योर वी आर मेकिंग दिस एक्सपीरियंस एज स्मूथ एज पॉसिबल। एंड वो कब होगा? जब सर आप सुबह सुबह एकदम एनर्जी के साथ आएंगे, एकदम बढ़िया मूड के साथ आएंगे, एंड ट्रस्ट मी सब बढ़िया हो जाएगा। सो मित्रों, यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपके गूगल ड्राइव पे डाल दिए हैं, देख सकते हो, ठीक है।